रात के लगभग 2 बज रहे थे। घड़ी की टिक टिक के अलावा पूरे घर में गहरा सन्नाटा था और उसी सन्नाटे के बीच एक कमरे में निहारिका अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी आंखों में गहरी नींद भरी हुई थी, मगर उसके बावजूद भी उसकी पलकें एक पल को भी झपकने का नाम नहीं ले रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे तो वो नींद के लिए बहुत दिनों से तड़प रही हो। उसकी आंखों से झर-झर करके आंसू बह रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो खुद ही अपनी मौत को बुलाना चाहती हो। सूखे हुए होंठ और शरीर जैसे लकड़ी का ढांचा बन चुका था और शरीर का हर एक अंग बिल्कुल सफेद पड़ चुका था, जैसे तो किसी ने उसके शरीर से उसका सारा खून ही निकाल लिया हो। वो दबी हुई आवाज में कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। बहुत प्यास लगी है, पानी चाहिए, पानी दे दो अनु। अनु। उसी कमरे में दूसरा बिस्तर लगाए एक और लड़की सो रही थी। निहारिका लगातार बहुत देर से उसे धीमे धीमे आवाज में पुकार रही थी और कुछ देर बाद निहारिका की आवाज से उसकी आंख खुली। उसने निहारिका की तरफ देखा और अचानक से उठ खड़ी हुई। माफ करना दीदी, मुझे आपकी आवाज सुनाई ही नहीं दी। मैं अभी आपको पानी पिलाती हूँ। अनु से टेबल पर रखे जग से गिलास में पानी डाला। उसने अपने हाथों के सहारे से बड़ी ही मुश्किल से निहारिका को बैठाया। निहारिका की हालत इतनी खराब थी कि वो खुद अपने हाथों से पानी भी नहीं पी पा रही थी, इसलिए अनु अपने हाथों से उसे पानी पिला रही थी। मगर निहारिका इतनी कमजोर हो चुकी थी कि गिलास का आधा पानी उसके होठों से गिरता हुआ उसके कपड़ों पर गिर रहा था। वो ठीक से पानी भी नहीं पी पाई और उसने गिलास से अपना मुंह पीछे की तरफ हटा लिया और अपनी आंखों से गिरते हुए आंसुओं को अपने हाथों से साफ करने लगी। न जाने किस गुनाह की सजा भुगत रही हूँ मैं। ऐसा क्या पाप किया था मैंने जो एक हंसती खेलती जिंदगी से मेरी जिंदगी ऐसी हो गई। इतनी लाचार हो गई हूँ कि अपने हाथों से तो क्या, किसी और के हाथों से भी ठीक से पानी तक नहीं पी सकती। ऐसी जिंदगी से तो अच्छा हो कि भगवान मुझे अपने पास ही बुला ले। कम से कम मुझे इस दर्द से तो छुटकारा मिलेगा। ऐसा मत कहो दीदी, भगवान करे कि आप जल्दी ठीक हो जाओ। अब आपकी ऐसी हालत मुझसे और नहीं देखी जाती। पापा कल दूसरे डॉक्टर को लेकर आएंगे, देखना इस बार आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अनु ने निहारिका की आंखों के आंसुओं को साफ किया और उसे सहारा देते हुए बिस्तर पर लेटाया। वो उसके बिस्तर पर ही उसके पास बैठकर उसके सर को सहलाने लगी ताकि उसे नींद आ जाए, मगर उसकी आंखों को जैसे बंद होना मंजूर ही नहीं था। वो सोने की कोशिश करती तो उसकी आंखों में ऐसी चुभन होती जैसे कई सौ कांटों को कोई उसकी आंखों में चुभाने की कोशिश कर रहा हो। उसे सहलाते सहलाते अनु को नींद आ गई, मगर निहारिका तो न जाने कितनी रातों से नहीं सोई थी। सुबह हुई तो मिस्टर महेश एक डॉक्टर को घर लेकर आए। अब आप ही कुछ कीजिए डॉक्टर। अस्पताल में भी इसे बहुत बार एडमिट करा लिया, लेकिन जितनी बार इसे हॉस्पिटल लेकर गए उतनी बार इसकी तबीयत और ज्यादा खराब होती गई। ठीक है, मैं इनका ब्लड सैंपल ले जाता हूँ। ब्लड टेस्ट के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही मैं कुछ बता सकता हूँ, मगर इनको देखने से तो इनकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है। मैं यहाँ पर नर्स को उनकी देखभाल के लिए छोड़ जाता हूँ। इमरजेंसी के लिए कोई प्रोफेशनल उनके साथ होना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, वैसे भी हमें निहारिका की देखभाल के लिए एक नर्स की जरूरत थी ही। थैंक यू सो मच। डॉक्टर ने निहारिका की देखभाल के लिए एक नर्स को उसके पास रख दिया, मगर शाम को जब नर्स निहारिका को खाना खिला रही थी तो अचानक उसकी तबीयत खराब होने लगी। अनु जैसे ही कमरे में आई तो उसने देखा कि नर्स बेहोश होकर जमीन पर गिरी हुई है। उसने उसके चेहरे पर पानी छिड़का तो उसे होश आया। अनु ने उसे सहारा देकर बिस्तर पर बैठाया। आप ठीक तो हो ना सिस्टर? आप अचानक से बेहोश होकर कैसे गिर गई? पता नहीं, मैं तो बस इनको खाना खिला रही थी और अचानक मुझे लगा कि मेरे आसपास कोई अजीब सी परछाई घूम रही है। मेरा सर घूमने लगा और मैं कब बेहोश होकर गिर गई
मुझे कुछ पता ही नहीं। क्या परछाई? कैसी परछाई? मुझे लगता है कि आपकी तबीयत सचमुच ही ठीक नहीं है। आज रात आप रहने दीजिए। आज रात को भी मैं ही दीदी के साथ सो जाऊंगी। आप अपने घर से किसी को बुला लीजिए, वो आपको आकर ले जाएंगे। ऐसी हालत में आपका अकेले जाना ठीक नहीं है। नर्स ने घबराते हुए अपने घर पर कॉल लगाई। उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे तो वो कुछ छुपा रही हो और बस जल्दी से वहां से निकल जाना चाहती हो। थोड़ी ही देर बाद उसका हस्बैंड वहां आया और उसे वहां से लेकर चला गया। आज अनु की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो निहारिका के कमरे में नहीं सोई। रात के लगभग 1:30 बजे होंगे, तभी अनु के कानों में एक अजीब सी आवाज पड़ी, जैसे तो दबी हुई आवाज में कोई बड़े ही भयानक तरीके से मुस्कुरा रहा हो। वो आवाज इतनी भयानक थी कि अनु बुरी तरह डर गई। वो अचानक से हड़बड़ाकर उठी और उसने कमरे में इधर उधर झांक कर देखा, मगर उसे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। उसे लगा कि ये शायद उसका कोई भ्रम है, इसलिए उसने फिर से सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, मगर तभी एक भयानक आवाज उसके कानों में पड़ी। आज रात मैं किसे मारूं, किसके रक्त का भोग स्वीकार करूं? डर के मारे अनु की सांसें तेज हो गई। उसने हिम्मत करते हुए आंखें खोली और पीछे मुड़कर देखा तो उसे लगा जैसे अभी अभी कोई बहुत बड़ी परछाई उसके सामने से दूसरी तरफ दौड़ते हुए गायब हो गई हो। उसने जल्दी से दूसरी तरफ देखा, मगर वहां भी कोई नहीं था। तभी वहां चरचर पंखे के हिलने की आवाज आई। उसने दीवार पर लगे पंखे की तरफ जैसे ही नजर घुमाई तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। पंखे पर एक भयानक आकृति, जिसके लंबे पैने नाखून थे और शरीर सुर्ख लाल रंग का था, पंखे पर बैठी हुई थी। उसने भयानक हंसी हंसते हुए अनु की तरफ देखा। इससे पहले कि अनु कुछ भी समझ पाती, वो उसके ऊपर झपट पड़ा। उसने उसकी गर्दन में अपने दांतों को गाड़ दिया। अनु दर्द से छटपटाती हुई अपने हाथ पैरों को बिस्तर पर मार रही थी। वो दर्द से तड़पती हुई चीखने की कोशिश कर रही थी, मगर उसकी चीखों की आवाज उसके गले से बाहर निकल ही नहीं रही थी। कुछ देर तक तड़पने के बाद वो बिल्कुल शांत हो गई। उसके शरीर का सारा खून अब खत्म हो चुका था। खून की एक बूंद भी वहां पर नजर नहीं आ रही थी और उसकी गर्दन से उस आकृति के दांतों के निशान भी अब गायब हो चुके थे। अनु ने अपनी आखिरी सांस ली और वो भयानक आकृति भी वहां से गायब हो गई। अगली सुबह जब घर में सबकी आंख खुली तो सबसे पहले अनीता निहारिका के कमरे में आई। उसने उसे नाश्ता कराया और अनु को जगाने के लिए उसके कमरे में गई, मगर जैसे ही उसने अनु के कमरे का दरवाजा खोला तो उसकी जोरदार चीख निकल गई। वो दौड़ती हुई अनु के पास गई तो उसने देखा कि उसका पूरा शरीर सफेद पड़ चुका है और उसकी सांसें अब थम चुकी हैं। ये क्या हो गया मेरी बच्ची को? किसकी नजर लगी तुझे? उठ जा मेरी बच्ची, तू इस तरह अपनी माँ को छोड़कर नहीं जा सकती। अनीता के रोने की आवाज सुनकर महेश भी दौड़ता हुआ वहां आया और जब उसने अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी का मृत शरीर देखा तो रो रो कर उसका भी बुरा हाल हो गया। कुछ देर बाद घर में अनु की अंतिम क्रिया करने के लिए उसे शमशान ले जाया गया। निहारिका को जब ये पता चला तो उसकी आंखों से झरझर कर आंसू बहने लगे। उसके शरीर में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो उठकर अपनी बहन को अंतिम विदाई दे सके। उसने अनु की तस्वीर को अपने सीने से लगाया और उसे याद करते हुए रोने लगी। कहाँ चली गई तू अनु? एक तू ही तो थी जो हमेशा मेरे साथ रहती थी, मेरा ध्यान रखती थी। काश तेरी जगह भगवान मुझे उठा लेता। घर में रो रो कर सबका बुरा हाल था। कुछ दिनों बाद धीरे धीरे चीजें सामान्य होने लगी। अनु के जाने का दुख तो उनके अंदर से कोई नहीं खत्म कर सकता था, मगर समय के साथ इंसान खुद के दुख को बस अपने अंदर छुपा लेता है। अनु की मौत को लगभग 1 महीना बीतने वाला था। निहारिका की हालत अब
और खराब होती जा रही थी। उसके शरीर को साफ करने के लिए अनीता ने उसे बिस्तर पर बैठाया, मगर उसने जैसे ही उसकी चादर की तरफ देखा तो डर के मारे उसका शरीर कांप उठा। निहारिका की कमर का मांस गलने लगा था और उसकी चादर पर उसका मांस खाने वाले कीड़े रंग रहे थे। अनीता ने निहारिका की टी शर्ट को उठाकर देखा तो अनगिनत कीड़े उसकी कमर पर चिपके हुए थे। हे भगवान, तेरा तो पूरा शरीर गल रहा है। समझ नहीं आता ऐसा क्या हो गया है तुझे। भला किसी का ऐसा हाल कैसे हो सकता है? ये कीड़े तेरे शरीर को खा रहे हैं। क्या तुझे दर्द नहीं होता? होता है ना, बहुत दर्द होता है, लेकिन मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि मैं रो भी सकूं। आप मुझे मार डालो, मुझे इस शरीर से मुक्ति मिल जाएगी। हर रोज तड़प तड़प कर जीने से तो अच्छा है कि मैं खुद की इच्छा से अपनी जान दे दूं। ये कैसा दिन आ गया है हमारी जिंदगी में। अनु के खोने का दुख अभी तक मन से उतरा नहीं, और इधर तेरी हालत। मुझे तो लगता है किसी ने तुझ पर कोई काली क्रिया कर दी है। काली क्रिया? अनीता ने जैसे ही काली क्रिया कहा तो अचानक से उसके दिमाग में एक बात आई। अमावस। आज अमावस की रात है, और जिस रात से तेरी तबीयत खराब होनी शुरू हुई थी वो भी अमावस की ही रात थी, और जिस रात अनु की मौत हुई वो भी अमावस की रात थी। कहीं आज भी तो कोई अनहोनी नहीं घटने वाली? न जाने मेरा दिल क्यों इतना घबरा रहा है। ऊपर से ये भी आज घर पर नहीं है। हे भगवान, रक्षा करना। अनीता ने निहारिका को दवाई दी और उसी के कमरे में सो गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो घर में सब कुछ नॉर्मल था। महेश अपने दोस्त के बेटे की सगाई के फंक्शन के लिए शहर से बाहर गया हुआ था। वो सुबह घर लौटने वाला था, तभी घर की डोर बेल बजी। अनीता दरवाजा खोलने गई, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो उनके घर के सामने एम्बुलेंस खड़ी थी, जो महेश की डेड बॉडी वहां पर लेकर आई थी। उसका शरीर भी अनु की तरह बिल्कुल सफेद पड़ चुका था, जैसे किसी ने उसके शरीर के खून को भी बिल्कुल चूस लिया हो। महेश की डेड बॉडी देखकर अनीता उसके शरीर से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। कैसे हुआ ये सब? कल रात को जब मैंने इनसे फोन पर बात की थी तो सब कुछ ठीक था। धीरज भाई साहब, कुछ बोलिए, कैसे हुआ ये सब? ये तो हम भी नहीं जानते भाभी कि आखिर ये सब हुआ कैसे। रात को महेश बाकी मेहमानों के साथ ही कमरे में सोया था और बिल्कुल ठीक था, लेकिन सुबह जब हमने महेश को देखा तो ऐसा लगा जैसे इसके शरीर का पूरा खून किसी ने चूस लिया हो। हम इसे हॉस्पिटल भी लेकर गए, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि इसकी मौत आधी रात को ही हो चुकी है। हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि सब कैसे हुआ। पड़ोस के लोगों ने अनीता को संभाला और अनीता को ही अपने हाथों से अपने पति की चिता को आग देनी पड़ी। निहारिका की हालत ऐसी भी नहीं थी कि उसे कोई व्हीलचेयर पर ही महेश की अंतिम क्रिया के लिए लेकर जा सके, क्योंकि उसका शरीर अब जगह जगह से गल रहा था। कोई उसे ठीक से छू भी नहीं सकता था। घर में बस दो ही लोग बाकी थे, अनीता और निहारिका। निहारिका की हालत तो ऐसी हो चुकी थी जैसे बिस्तर पर बस किसी का कंकाल पड़ा हो। उसका शरीर और चेहरा किसी मुर्दा की तरह लगने लगा था। उसके चेहरे का मांस खोखला होता जा रहा था और बाकी शरीर पर रेंगने वाले कीड़े अब उसके चेहरे के मांस को भी खा रहे थे। डॉक्टर्स ने उसे हर दवाई देकर देख लिया था, मगर उसके ऊपर किसी दवाई का कोई असर नहीं हो रहा था। घर में अनु और महेश की मौत का मातम छाया था, और आज 1 महीने बाद फिर से वही रात थी जो हर महीने कुछ न कुछ बुरा करती जा रही थी। अनीता अनु के पास बैठी थी, तभी उसका ध्यान खिड़की से बाहर की तरफ गया तो उसने देखा कि आज चांद नहीं निकला है। तभी उसके दिमाग में अचानक से वही बातें घूमने लगी। पता नहीं आज की रात क्या होगा। आज भी अमावस की रात है। जो हर अमावस को होता है, आज की रात भी वही होगा। क्या? ये क्या बोल रही है तू? जो तुमने सुना, मैं वही बोल रही हूँ। आज मरने की बारी तेरी है। रक्त बीज आज तुझे भी खत्म कर देगा।
और जब उन दोनों की तरह तू भी मर जाएगी तो मेरे मन को बहुत सुकून मिलेगा। क्या? ये सब क्या बोल रही है तू? इसका मतलब इस सब के पीछे तेरा हाथ है। क्यों कर रही है तू ऐसा? तूने क्यों मेरी बेटी को मार डाला, मेरे पति को मार डाला? बोल, क्यों किया तूने ऐसा? अपने ही परिवार को मार डाला तूने। परिवार? कौन सा परिवार? परिवार को तो तुम लोगों ने मारा था, वो भी मेरे। जानती हूँ मैं, मेरे मम्मी पापा का एक्सीडेंट कोई हादसा नहीं था, उसके पीछे तुम लोगों का हाथ था। उस दिन तुम लोगों की सब बातें सुन ली थी मैंने। उस एक्सीडेंट में मैं बच गई, और अगर 18 साल से पहले मेरी मौत हो जाए तो ये प्रॉपर्टी किसी अनाथ आश्रम को मिल जाएगी। इसीलिए तुम लोग मेरा इतना ध्यान रख रहे थे, क्योंकि मेरा 18वां बर्थडे आने में अभी 3 महीने बाकी है। लेकिन मेरा खेल तो देखो, उससे पहले ही एक एक करके मैंने उन दोनों को मार दिया, और आज मेरी प्यारी चाची की बारी है। कुछ देर बाद रक्तबीज तुम्हें भी मार डालेगा, और जब तू अपनी आखिरी सांस लेगी तो मेरा बदला पूरा होगा, मेरे मम्मी पापा की मौत का बदला पूरा होगा। निहारिका के मुंह से ये सब बातें सुनकर अनीता के होश उड़ गए। वो वहां से उठकर बाहर की तरफ भागने लगी। तभी उसके कानों में एक भयानक आवाज पड़ी। मुझसे भागकर कहा जाएगी, तेरी बलि तो मैं आज रात लेकर ही जाऊंगा। ही 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 ही। अनीता ने डरते हुए पीछे की तरफ देखा तो रक्तबीज का भयानक रूप देखकर वो बुरी तरह घबरा गई। मगर इससे पहले वो कुछ कर पाती, रक्तबीज उसके ऊपर झपट पड़ा और मुकेश और अनु की तरह ही उसके शरीर के सारे खून को चूस गया। दर्द के मारे घर में अनीता की चीख की आवाजें गूंज उठी। मगर कुछ देर बाद वो बिल्कुल शांत हो गया और अनीता की भी मौत हो गई। तभी अनीता की आखिरी सांस के साथ ही निहारिका के बेजान चेहरे पर मुस्कान आ गई, और साथ ही उसकी आंखों से आंसू झरझर कर बहने लगे। मैंने आप दोनों की मौत का बदला ले लिया मम्मी पापा। आपकी बेटी ने आपके साथ नाइंसाफी नहीं होने दी। इतना कहकर उसने साइड टेबल पर रखी अपने मम्मी पापा की तस्वीर को अपने सीने से लगा लिया, और अपनी आखिरी सांस भरते हुए उसने भी अपना दम तोड़ दिया। निहारिका ने रक्तबीज की साधना करते हुए उससे अपने शरीर के रक्त का सौदा किया था कि जब तक वो उसका दिया हुआ काम पूरा करेगा तब तक निहारिका के शरीर के खून और मांस के एक एक टुकड़े को वो रक्तबीज को समर्पित कर दी जाएगी। अनीता की मौत के साथ ही निहारिका का बदला पूरा हो चुका था, और रक्तबीज के सौदे के मुताबिक अब वो अपने माँ बाप की मौत का बदला लेकर स्वयं को रक्तबीज को समर्पित कर ये दुनिया छोड़कर जा चुकी थी।